हेलो माय लवली चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिहेवियरल थेरेपी। सो बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है? बिहेवियरल थेरेपी वो वाली ऐसी थेरेपी है जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट पर बेस्ड है, यानी कि जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ठीक है। सो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझते हैं कि बिहेवियरल थेरेपी के बारे में। बिहेवियरल थेरेपी इज द थेरेपी विच ले focus on the fact that psychological distress arise because of the faulty thinking or behavioral pattern. behavioral therapy कहती है कि जितने भी हमारे faulty patterns of thinking है ना, या गलत behavioral pattern है, बिहेव करने के गलत तरीके या सोचने के गलत तरीके जो हैं, उसके कारण साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एक इंडिविजुअल को होता है। ठीक है। बिहेवियरल थेरेपी का फोकस क्या है? बिहेवियरल थेरेपी फोकस ऑन द बिहेवियर एंड थॉट ऑफ द क्लाइंट इन द प्रेजेंट। सो बेसिकली क्या करती है? क्लाइंट के प्रेजेंट थॉट्स पर, क्लाइंट के प्रेजेंट बिहेवियर पर फोकस करती है। इसका मानना ये है कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं फॉल्टी थिंकिंग या फॉल्टी बिहेवियरल पैटर्न है। अच्छा, अब इसमें जो थेरेपिस्ट होता है उसका रोल थोड़ा सा इस मैनर में होता है कि वो सिर्फ आज पर फोकस करता है और पुरानी चीज़ों पर फोकस कम करता है। ठीक है। पुरानी चीज़ों को यानी कि पुराने पैटर्न्स को या पुराने बिहेवियर्स को समझने की सिर्फ तभी कोशिश करी जाती है जब हमें करंट बिहेवियर के ओरिजिन को समझना होता है। यानी कि अगर आज बच्चा ओवर थिंकिंग कर रहा है तो हमें समझना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग का ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी ओवर थिंकिंग बच्चे ने पहली बार कब करी। अगर किसी को लिजर्ड से फोबिया है तो हम सिर्फ पास्ट का इसमें सिर्फ इतना सा यूज़ होगा कि लिजर्ड से पहली बार बच्चे को डर कब लगा, यानी कि इस फोबिया का ओरिजिन क्या है। सो पास्ट का सिर्फ ओरिजिन बताने के लिए ही रोल होता है, छोटा सा ही रोल होता है। ठीक है। and the past is not activated or relieved. पास्ट को हम एक्टिवेट नहीं करते। साइकोडायनामिक थेरेपी में हम पास्ट पे फोकस करते हैं, बट बिहेवियर थेरेपी में देर इज लेस फोकस ऑन द पास्ट एंड वी फोकस ओनली ऑन द फॉल्टी पैटर्न्स एंड करेक्ट दोज फॉल्टी पैटर्न्स विच आर देयर इन द प्रेजेंट। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो लर्निंग थ्योरीज पर बेस्ड हैं एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। सो बेसिकली हम क्लाइंट्स के सिम्टम्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या गाइडिंग फैक्टर्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जिससे हम क्लाइंट को कोई इंटरवेंशन दे सकते हैं। ठीक है। सो ये जो बिहेवियर थेरेपी है, इट इज़ एन ओपन थेरेपी एंड थेरेपिस्ट अपना क्लाइंट से मेथड शेयर करता है। और इसकी फाउंडेशन अगर समझनी है, इसका बेस समझना है बिहेवियर थेरेपी का, सो वो ये है, द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर थेरेपी इज ऑन फॉर्मुलेटिंग द डिसफंक्शनल और फॉल्टी बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। सो हम इसमें क्या करते हैं? क्लाइंट के फॉल्टी बिहेवियर या डिसफंक्शनल बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इन फॉल्टी पैटर्न्स को रीइंफोर्स करते हैं, बढ़ावा देते हैं और उसे मेंटेन करते हैं, यानी वैसे का वैसे रहने देते हैं। ठीक है। और इसमें हम ये भी सोचते हैं कि हम ऐसे क्या मेथड्स का यूज़ कर सकें जो इन पैटर्न्स को चेंज कर दे, जो इन मेंटेनिंग फैक्टर्स को या इन रीइंफोर्सिंग पैटर्न्स को चेंज कर दे। ठीक है। अब नाउ लेट्स लुक एट द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट इन बिहेवियर थेरेपी। सो देखो, हर थेरेपी का हर ट्रीटमेंट का अपना एक मेथड होता है, हर थेरेपी का अपना एक मेथड होता है एंड बिहेवियर थेरेपी का भी एक अपना तरीका है। सो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो वी ट्राई टू इंटरव्यू द क्लाइंट। कैसे क्लाइंट को इंटरव्यू करते हैं? ऐसे क्लाइंट को इंटरव्यू करते हैं जिसको एक तो या तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो, यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, या फिर उसमें कोई फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट हो। फिजिकल सिम्टम ऐसा कोई फिजिकल सिम्टम जिसका कोई
कोई अपेरेंट रीज़न नहीं हो, जिसके पीछे कोई फिजिकल डिसीज प्रेजेंट ना हो। ठीक है, सो ऐसे तरह के पेशेंट को हम इंटरव्यू करते हैं। क्यों इंटरव्यू करते हैं? ताकि हम एनालाइज कर सकें उसके बिहेवियर के पैटर्न्स को, उसके ऐसे क्या बिहेवियर पैटर्न्स है जिससे उससे ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, सो ये बिहेवियरल एनालिसिस क्यों करते हैं, बिहेवियर को क्यों एनालाइज करते हैं, इंटरव्यू क्यों करते हैं? ताकि हम फाइंड कर सकें नंबर 1 माल फंक्शनिंग बिहेवियर्स को, ऐसे बिहेवियर जो माल फंक्शनिंग है। ठीक है, नंबर 2 एंटीसीडेंट्स ऑफ फॉल्टी लर्निंग, यानी कि ऐसी क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लर्निंग करवाते हैं किसकी, फॉल्टी पैटर्न्स की, फॉल्टी पैटर्न ऑफ बिहेवियर की लर्निंग करवाते हैं। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हम ये भी एनालाइज करते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उन फॉल्टी बिहेवियर्स को कंटिन्यू करते हैं, ऐसे उन फॉल्टी बिहेवियर्स को मेंटेन करते हैं। सो बेसिकली बिहेवियरल एनालिसिस 3 चीज़ों के लिए होता है। नंबर 1 ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या मैल फंक्शनिंग बिहेवियर है, यानी ऐसे क्या बिहेवियर हैं जो गलत हैं। नंबर 2 ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो फॉल्टी लर्निंग को प्रीडिस्पोज यानी शुरू करवाते हैं। और नंबर 3 ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उन फॉल्टी बिहेवियर्स को मेंटेन करते हैं, उस फॉल्टी लर्निंग को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब कोई पर्सन है जो स्मोक कर रहा है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसका इंटरव्यू करेंगे समझने के लिए कि उसका माल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है, यानी कि स्मोकिंग। ठीक है, और हमें हमारे पास कोई क्लाइंट तभी आएगा, ऐसा कोई स्मोकिंग चेन स्मोकिंग वाला क्लाइंट तभी आएगा जब उसे स्मोकिंग क्विट करनी होगी, है ना। सो हम इंटरव्यू करेंगे ये समझने के लिए कि वो स्मोक उसने पहली बार कब शुरू करी। तो उसने हमें पता लगेगा, हो सकता है कि उसने पहली बार स्मोकिंग तब शुरू करी हो जब वो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। ठीक है, सो उस टाइम उसे एंग्जाइटी हुई होगी और फिर उसने स्मोकिंग स्टार्ट करी होगी। सो जो एंग्जाइटी है ये एक प्रोवोकिंग सिचुएशन बन गई, जो एक एंटीसीडेंट फैक्टर भी कह लो या एक कॉजेटिव फैक्टर, यानी जिसने स्मोकिंग करवाई। ठीक है, और फिर उसके बाद जो क्लाइंट को रिलीफ मिला वो क्या हो गया, वो हो गया मेंटेनिंग फैक्टर, जिससे वो स्मोकिंग को कंटिन्यू रख रहा है। ठीक है, सो हमारा मैल फंक्शनिंग बिहेवियर यहाँ पे एक एग्जांपल में स्मोकिंग है। एंटीसीडेंट फैक्टर या कॉजेटिव फैक्टर हमारा एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, यानी एंग्जाइटी के कारण स्मोक करा। ठीक है, फिर थर्ड फैक्टर जो है हमारा कंटिन्यूइंग या मेंटेनिंग फैक्टर है। सो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मेथड ऑफ बिहेवियर थेरेपी होता है ए, बी एंड सी। A means antecedent factor, B means behavior which is malfunctioned and C means continuing factor या फिर वो फैक्टर जिसके कारण एक बिहेवियर या एक फॉल्टी बिहेवियर मेंट। ओके, सो जब हम समझ जाते हैं कि पेशेंट को क्या डिस्ट्रेस है या क्लाइंट को क्या डिस्ट्रेस है, तो हम उसके बाद ट्रीटमेंट को चूज़ करते हैं कि हम उसका ट्रीटमेंट किस तरह से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली हमारी ट्रीटमेंट में 3 थिंग्स होती हैं जिसका एम होता है कि एक्सटिंग्विश कर सकें या फिर एलिमिनेट कर सकें, ख़त्म कर सकें या हटा सकें किसी फॉल्टी बिहेवियर को, और उस फॉल्टी बिहेवियर को सब्स्टिट्यूट कर सकें यानी चेंज कर सकें किसके साथ, अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न को। ठीक है, अब ये 3 ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करके ही हम ये चेंज ला सकते हैं, यानी कि बिहेवियर को इरेडिकेट कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन सा बिहेवियर, जो फॉल्टी बिहेवियर है, और उस फॉल्टी बिहेवियर को हम किसके साथ चेंज करेंगे, अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न के साथ सब्स्टिट्यूट या चेंज करेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो है एंटीसीडेंट ऑपरेशन। एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या होता है, ऐसे ऑपरेशन जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो ऐसे ऑपरेशंस जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रीसीड्स सच बिहेवियर, यानी कि कुछ ऐसा चेंज लाके जो उस बिहेवियर को
शुरू कर रहा है या उसकी शुरुआत कर रहा है। एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपके क्लाइंट के बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं उसकी रीइंफोर्सिंग वैल्यू को चेंज करके कर देना। अगर क्लाइंट को स्मोक करने से एंजाइटी रिलीज हो रही है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्लाइंट को हम स्मोकिंग के टाइम स्मोकिंग की बजाय अगर उसे एंजाइटी तो उससे बोले कि आप एक टॉफ़ी च्यू करो। ठीक है, सो ये हमारा एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन है, यानी कि हम क्लाइंट के जो ऐसी चीज़ें जो जो उस प्रॉब्लम को सिचुएशन को अराइज करवा रही हैं, जो सिचुएशन को मेंटेन करवा रही हैं, उसकी रीइंफोर्सिंग वैल्यू चेंज कर दें। ठीक है, लास्ट इज कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। सो कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन इज बेसिकली विच एस्टैब्लिश अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, यानी कि एक क्लाइंट को जब आप कह रहे हो कि वो स्मोकिंग के लिए अब बजाय एंजाइटी में एक टॉफ़ी खाए, तो जब वो टॉफ़ी खाएगा और आपको वो बताएगा क्लाइंट तो आप उसे प्रेज करोगे। ठीक है, सो ये कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन है। प्रेजिंग करना या रिवॉर्ड देना या फिर रीइंफोर्स करना क्या है, एक कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन है, यानी कि बाद में होने वाले रिस्पॉन्सेज देना, दैट इज कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। ठीक है, ओके, सो देर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ बिहेवियरल टेक्निक्स। तो आप पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो द फर्स्ट मेथड इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं, ऐसे बिहेवियर जिनका रिस्पॉन्स अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स होता है, यानी ऐसे रिस्पॉन्सेस, ऐसे बिहेवियर जिनका रिस्पॉन्स अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स है, उन रिस्पॉन्सेस को हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ऐसे रिस्पॉन्सेस जो आपको नहीं अच्छे लगेंगे उनको, या फिर वो पेनफुल होंगे, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, सर्दियों में आप वूलन क्लोथ्स क्यों डालते हो, या फिर आप फायरवुड स्टिक्स क्यों यूज़ करते हो, या हीटर क्यों करते हो, ताकि आप एक अनप्लेजेंट कोल्ड को अवॉइड कर सको। ठीक है, नेक्स्ट इज एवर्सिव कंडीशनिंग। अब एवर्सिव कंडीशनिंग मीन्स दैट वी रिपीटेडली एसोसिएट अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद द एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स, यानी कि अगर कोई स्मोक कर रहा है तो जितनी बार स्मोक करेगा हम उसे उतनी बार शॉक देंगे। अब स्मोकिंग क्या है, अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स है। सो अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स को हम एक रियलिटी के साथ एसोसिएट करवा देते हैं, यानी एक एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस के साथ एसोसिएट करा देते हैं। एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस यानी कि शॉक देना, शॉक SHOCK, शॉक देना, तो एक एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस यानी ऐसा कॉन्सिक्वेंस जो आप पसंद ना करो। सो एवर्सिव कंडीशनिंग होता है कि हम बार बार एसोसिएट करते हैं अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स को एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस से ऑफ प्रेजेंट रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमको पता ही है, जब ऐसे ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे रिवॉर्ड्स जो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करें, ऐसे रिस्पॉन्सेज जो आप चाहो कि आपके साथ बार बार हों, दोज आर द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी अगर आपको प्रेज मिल रही है अच्छा काम करने के बाद तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेक्स्ट इज टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी क्या होती है, बेसिकली कई बार ना हम आपने देखा होगा, जब टोकन क्या होता है, व्हाट इज टोकन, टोकन होता है जब हम कभी भी मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो कई शॉप्स पे टोकन सिस्टम है कि आप पहले टोकन लो, पेमेंट करो, टोकन लो, और फिर वो आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा जिसके लिए आपने टोकन लिया है ना। सो टोकन इकोनॉमी में यही होता है, जब आपका क्लाइंट कुछ अच्छा करता है तो आप उसको बहुत सारे टोकन्स देते हो। एक बार अच्छा बिहेवियर शो करा, एक्सेप्टेबल बिहेवियर शो करा तो आपने उसे एक टोकन दिया। नेक्स्ट टाइम उसने सेम वही अच्छा बिहेवियर शो करा तो उसे एक और टोकन दिया। सो एंड में जब बहुत सारे टोकन इकट्ठे हो जाते हैं आप उसे एक रिवॉर्ड देते हो। मे भी हो सकता है अगर कोई बच्चा सब एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाया और उसके मार्क्स उसकी परसेंटेज 85 अबव बन रही है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं। सो मेरे साथ क्या होता था, अगर मेरे 6th 7th स्टैंडर्ड में थी मैं, तब की बात है, बहुत पहले की बात है, तब हैप्पी मील बहुत फेमस होता था मैकडोनल्ड्स में। सो whenever we used to get more than 85% in exam, my mom used to take me to McDonald's for happy meal. So वो क्या है, एक रिवॉर्ड है ना। सो अब वो पूरे साल हर एग्ज़ाम में मुझे
मार्क्स अच्छे लाने होते थे, तो एक बार मार्क्स आए तो एक टोकन हो गया, दूसरी बार अच्छे मार्क्स आए तो एक और टोकन हो गया। ठीक है, सो बहुत सारे टोकन इकट्ठे करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है दैट इज टोकन इकोनॉमी। नाउ लास्ट नेक्स्ट इज डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। आई मीन इट्स नॉट द लास्ट, नॉट लास्ट एंड नॉट लीस्ट एज वेल। सो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है? We reduce the unwanted behavior and increase the wanted behavior simultaneously। यानी एक के बाद एक unwanted behavior को रिड्यूस करते हैं नेगेटिव reinforcement देके, और वांटेड बिहेवियर को, जो हम बिहेवियर चाह रहे हैं उसको इंक्रीज करते हैं पॉजिटिव reinforcement देके। ठीक है, अब कोई लड़की जो बहुत ज़्यादा रो रही है या जिसको रोने की बहुत ज़्यादा क्लास में बैठे बैठे ही रो पड़ती है, तो जब भी वो रोए उसको आप खड़ा कर दो तो उसको अजीब सा लगेगा, है ना? सो शी विल स्टॉप क्राइंग, एंड व्हेन शी विल स्टॉप क्राइंग यू जस्ट से वेरी गुड, यू आर अ गुड गर्ल, डोंट क्राई, ठीक है, आज के बाद मत रोना, एंड देन मेक हर सेट। सो आप साइमल्टेनियसली पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फोर्समेंट को एक साथ पेयरिंग कर रहे हो उसकी। दैट इज डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। अच्छा, इसके बाद जो आता है दैट इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है, इसमें हम फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस को या फोबियाज को हटाते हैं। इरेशनल फियर्स को हम, फोबिया मीन्स इरेशनल फियर्स को हम हटाने की कोशिश करते हैं। एंड दिस टेक्निक वाज गिवन टू अस बाय वोल्प, WOLPE, आपकी स्क्रीन पे मैंने सर्कल कर दिया है वोल्प। ठीक है, सो इसमें हम सबसे पहले क्लाइंट को इंटरव्यू करते हैं ताकि समझ सकें कि ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जो उसमें फियर को प्रोवोक करती हैं। नेक्स्ट, क्लाइंट के साथ बैठ के हम एक हायरार्की प्रिपेयर करते हैं। उस हायरार्की में सबसे कम प्रोवोक होने वाली सिचुएशन, सबसे कम फियर को प्रोवोक करने वाली सिचुएशन टॉप पे रखी जाती है, और सबसे लास्ट में वो चीज़ रखी जाती है जो सबसे ज़्यादा फियर प्रोवोक कर रही है, या फिर वो चीज़ जिससे उसको फोबिया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक इरेशनल फियर या फोबिया है लिजर्ड से, तो आप क्लाइंट के साथ, ऐसे क्लाइंट के साथ बैठ के हायरार्की प्रिपेयर करोगे जिसमें सबसे ऊपर वो वाले सिचुएशंस रखोगे जिससे उसको सबसे कम डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसे सबसे पहले दिखा सकते हो फोटो ऑफ अ लिजर्ड, और फिर उसको साथ साथ रिलैक्स कराओ। फिर ऐसे बढ़ते 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 नेक्स्ट टाइम आप उसे एक लिजर्ड की एक क्ले मॉडल दिखा लो, तो उससे फिर उसको रिलैक्स कराओ, उससे उसका डर हटवाओ। फिर नेक्स्ट टाइम उसे आप दिखाओ किसी वीडियो में लिजर्ड, ऐसे करते करते हायरार्की में लास्ट में आप उसे एक लाइव लिजर्ड दिखाओ जब तक उसका फियर खत्म हो चुका होगा। तो ये सिस्टमैटिकली हम उसे डिसेंसिटाइज करा रहे हैं, यानी कि फियर उसका हटवा रहे हैं। ठीक है, ओके, ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक ऑपरेट्स ऑन द रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो म्यूचुअली अपोजिंग है, यानी एक फियर प्रोवोक करता है, दूसरा रिलैक्सेशन प्रोवोक करता है। तो जैसे जैसे फियर वीक होता जाता है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होता जाता है, वैसे वैसे क्लाइंट का फियर खत्म होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडलिंग। मॉडलिंग यानी कि जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं। वोकैरियस लर्निंग जो हमने चैप्टर 6 क्लास 11 में पढ़ा था, कि बच्चों के आगे अच्छा एग्जाम्पल रख देना ताकि उन्हें वो भी वही एग्जाम्पल से हम लर्न करें। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन प्रोसीजर। रिलैक्सेशन प्रोसीजर एक, ये ध्यान से आप पढ़ो, इसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट के लोअर बॉडी से अपर बॉडी में जाते हैं और हर एक ऑर्गन को रिलैक्स कराते हैं, उसे उसकी हर एक मसल को हम रिलैक्स कराते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो क्लाइंट को एंग्जाइटी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट द कॉग्निटिव थेरेपी। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय, स्टडी हार्ड। सो इफ यू हैव एनी doubt, any query, you can contact on this number, or you may even ask for you can inquire about the crash course of psychology or normal classes of psychology. Okay, and if you have any doubt you can comment down in the
comment section. That's all for today. We'll have a next video. We'll start from cognitive behavior therapy. Till then, bye bye. Take care.